हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएस केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास के सॉल्यूशन चैप्टर से एक टॉपिक जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। और इसका मतलब क्या होता है पहले ही देखते हैं, है ना। देखो, हम कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लिक्विड ले लेंगे। मान लो मैंने ले लिया 100 ml लिक्विड का, ठीक है, और मैं उसके अंदर कोई सॉलिड ऐड करना चाहती हूँ। अब बात ये होगी कि कितना सॉलिड डालने पर वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाएगा, वो क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी उस सॉलिड की लिक्विड के अंदर, ठीक है। यानी कि कितना अमाउंट ऑफ सॉलिड रिक्वायर्ड है इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड में घोलने के लिए ताकि एक सॉल्यूशन सैचुरेटेड बन जाए, वो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। एक चीज़ और, हम टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे। एक गिवन टेम्परेचर हम बोल देते हैं कि जिस भी टेम्परेचर पे आप कर रहे हो उसी टेम्परेचर की बात होनी चाहिए, ये नहीं कि आप उसको बाद में गर्म कर रहे हो, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर हम सॉल्यूशन को गर्म करेंगे तो उसके अंदर और सॉलिड घुल सकता है ना। तो यानी कि इसीलिए कहा जाता है कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लिक्विड में कितना आप सॉलिड घोल रहे हो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, और आपने टेम्परेचर को चेंज नहीं किया है, उसको हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब बात ये आती है जो मोर इम्पोर्टेंट है इसमें, वो है इसके फैक्टर्स, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आ जाते हैं, इसके फैक्टर से। और फर्स्ट फैक्टर जो अफेक्ट कर रहा है वो किसका है, नेचर ऑफ सोल्यूट का एंड सॉल्वेंट। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, मान लो मेरे पास ये लिक्विड है जिसको मैंने सॉल्वेंट बोला, ऊपर से मैं इसके अंदर क्या ऐड कर रही हूँ, सॉल्यूट। तो बिल्कुल इस बात से फर्क पड़ेगा कि मैंने कौन सा सॉल्वेंट लिया है और मैंने कौन सा सॉल्यूट लिया है ना, फर्क पड़ेगा। अब देखते हैं कि कैसा फर्क पड़ेगा। इसके लिए एक लाइन हम बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि एक जैसी चीजें होंगी वो घुल जाएंगी आपस में, ठीक है। जो जैसा होगा अपने अंदर वैसा ही घोल लेगा, ठीक है। जैसे कोई भी नेचर का इंसान होता है उसको वैसे ही दोस्त बनाने पसंद है जैसा इसका नेचर होता है, सिमिलरली ये भी ऐसे ही है, केमिकल्स भी ऐसे ही होते हैं। जैसा ये नेचर का है वैसा ही अपने अंदर घोलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगी, अगर कोई पोलर सॉल्यूट मैंने लिया है तो वो किसके अंदर घुलेगा, वो घुलेगा पोलर सॉल्वेंट के अंदर। जैसे अगर मैंने पोलर सॉल्वेंट पानी ले लिया तो उसके अंदर कोई पोलर चीज घुलेगी। फॉर एग्जांपल इसके अंदर NaCl काफी अच्छे से घुलेगा, इसके अंदर KCl काफी अच्छे से घुलेगा, जो क्या करते हैं, पोल फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसके अंदर HCl काफी अच्छे से घुल जाएगा। अब दूसरी बात आती है, नॉन पोलर सॉल्यूट किस में घुलेगा, फिर जब पोलर में घुल रहा है तो नॉन पोलर भी किस में घुलेगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही घुलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या बोलना है, मुझे बेंजीन बोलना है, ठीक है। आई कैन यूज एंथ्रासीन। एंथ्रासीन में काफी अच्छे से घुलेगा बिकॉज बोथ आर नॉन पोलर इन नेचर, ठीक है, दोनों अच्छे से घुलेंगे। दैट्स ऑल अबाउट नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सेकेंड फैक्टर जो इसको अफेक्ट करता है वो क्या रहेगा, सेकेंड फैक्टर रहेगा टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होने वाला है। और टेम्परेचर का इफेक्ट इन सभी इफेक्ट्स में से काफ़ी ज़रूरी है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है हमें चीज़ें। देखो, कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं जो टेम्परेचर बढ़ने के साथ अच्छे से घुल जाते हैं, यानी कि जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ जाती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी घट जाती है, और कुछ ऐसे मिलेंगे जिनकी सॉल्युबिलिटी एक बार बढ़ेगी एक बार घटेगी, ठीक है। तो एक बार हम सारे रीजन के साथ सबको देखते हैं क्या क्या सीख। देखो, मैंने कहा एक सॉल्यूट लिया मैंने, उसके अंदर मैंने एक सॉल्वेंट डाला, ठीक है। अगर ये घुलेंगे तो कैसी रिएक्शन होगी, ये हमें देगा एक सॉल्यूशन, ठीक है। एक तरफ से मेरे पास क्या होगा, घुलना होगा, यानी कि मैं कहूँ डिसोल्यूशन होगा। अगर ये घुला तो उल्टा गया तो क्रिस्टलाइजेशन होगा, ठीक है। अब अज्यूम करते हैं कि क्या हो रहा है, एक बार केस लेके देखते हैं कुछ। देखो, मैंने लिया कि मेरे पास जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है, ठीक है। यानी कि ये जो स्टेप है ऊपर वाला, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक का है, और ये वाला रिएक्शन का जो टाइप है वो किसका है, एक्सो। यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं इस पे लीचेट्रे प्रिंसिपल, और वो कैसे अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। देखो, हमें देखना है टेम्परेचर का इफेक्ट सॉल्युबिलिटी के साथ। मैंने कहा कि मैंने इस रिएक्शन का क्या बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है।
और मैंने यहाँ पे दिखाया है इक्विलिब्रियम का साइन। तो अगर हम इक्विलिब्रियम के साइन के अकॉर्डिंग एक लॉ पढ़ते हैं, लीचिट्रे प्रिंसिपल, जो हमें क्या कहता है, वो हमें कहता है कि अगर आपने किसी इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शन पे कोई कॉन्सेंट्रेशन का, टेम्परेचर का, प्रेशर का कोई भी बदलाव किया है, तो इक्विलिब्रियम अपने आप को उस डायरेक्शन में लेके जाएगा, उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, जिससे वो इफेक्ट अंडू हो जाए, यानी कि जैसा पहले था वैसा का वैसा हो जाए। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया है तो लीचिट्रे के अकॉर्डिंग कहाँ जाएगा इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम वहां जाएगा जहां ये टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, घट रहा होगा, ठीक है। और अगर हम देखें तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, इसका मतलब टेम्परेचर भी घट रहा होगा, यही बात होती है ना। मैं टेम्परेचर अगर बढ़ा रही हूँ, इसका मतलब मैं उसको हीट सप्लाई कर रही हूँ, है ना। और अगर मुझे उल्टी डायरेक्शन में जाना है तो मैं कहूँगी वहां जाऊंगी मैं जहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी, और हीट एब्जॉर्ब मेरी कहाँ हो रही है, एंडोथर्मिक में। और कौन सा वाला डायरेक्शन एंडोथर्मिक की थी, वो थी फॉरवर्ड डायरेक्शन वाली, है ना। इसका मतलब ये फेवर होने वाला है। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो मुझे क्या फेवर मिलेगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होकर सॉल्यूशन साइड जाएंगे, यानी कि सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो बाय द यूज ऑफ लीचिट्रे प्रिंसिपल हम ये कह सकते हैं कि फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस सोल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। कौन कौन इसको फॉलो करता है, जैसे कि मैंने कहा NaCl, अगर आप घोलना चाहते हो तो आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने कहा शुगर, आप घोल रहे हो तो आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी अच्छे से घुल पाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है, तब क्या होने वाला है, देखो इन दैट केस ऊपर वाला स्टेप कैसा हो जाएगा, एक्सो, और नीचे वाला कैसा हो जाएगा, एंडो। ये फर्क आने वाला है कि मेरी जो रिएक्शन है वो घोलने पर हीट निकाल रही है अपने अंदर से बाहर, और बाद में उसे क्या चाहिए, हीट चाहिए, ठीक है। अब देखिए इस केस में क्या होने वाला है, बात वही है, मुझे तो टेम्परेचर बढ़ाना है भाई, है ना। और लीचिट्रे फिर से कहेगा कि उस डायरेक्शन में जाइए जहाँ टेम्परेचर घट रहा होगा, और टेम्परेचर किस साइड घट रहा है इस बार, देखो इस साइड तो क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है ना, और इस साइड क्या हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। इसका मतलब इस साइड टेम्परेचर घट रहा होगा, और ये साइड कौन सी है मेरी, बैकवर्ड वाली। इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो वापस से सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिवाइड होना चाहता है। इसका मतलब ओवरऑल मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है सॉल्युबिलिटी की घटना, सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इतनी बात समझ में आई? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी अगर हमारे पास रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होने वाली, ओके। अब ये तो हो गया जनरल ट्रेंड कि कुछ रिएक्शंस में बढ़ती है, कुछ रिएक्शंस में घटती है। अब कुछ ऐसे भी कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनमें ये ट्रेंड रेगुलर नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, Na2SO4 into 7H2, ग्लूबर्स सोल्ट इसको बोलते हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी सोल्युबिलिटी पहले तो इंक्रीज करेगी, कब तक इंक्रीज करेगी, 32.4 डिग्री सेल्सियस तक, एंड आफ्टर दिस टेम्परेचर वो क्या होने लगती है, घटने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। और आपसे यही पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ है, पहले क्यों घट रही है, बाद में क्यों बढ़ रही है, ऐसा क्या हो गया इस टेम्परेचर पे जो आपको ऐसे देखने को मिला है। देखो अगर मैं देखूँ इस कॉम्प्लेक्स को तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है, यानी कि ये हाइड्रेटेड है। तो पहले क्या होता है, पहले जो हाइड्रेटेड फॉर्म होती है ये अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज करती है, ये 7 वाटर क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। और जब तक ये रिलीज हो रहे हैं तब तक वो टेम्परेचर आया नहीं है, ठीक है, यानी कि इस टेम्परेचर से नीचे ये अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज करता है, ठीक है। और इस टाइम ये प्रोसेस कैसी होती है, एंडोथर्मिक, ओके। इस टाइम पे ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है, इसीलिए सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन जब हम इस टेम्परेचर को पार कर जाते हैं, उस टेम्परेचर के बाद ये सारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग हो चुके हैं, उसके बाद रिएक्शन सिर्फ किससे होती है, Na2SO4 से। उस टाइम पे ये रिएक्शन कैसी हो जाती है, एक्सोथर्मिक हो जाती है। और हमने अभी पढ़ा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए सोल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो ये 2 रीजन हम इसके लिए बताते हैं, ओके। लास्ट जो हमारे पास इफेक्ट होता है वो है प्रेशर का। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं सॉलिड,
किस में घोल रहे हैं, हम घोल रहे हैं लिक्विड में। और हम ये जानते हैं कि बहुत सॉलिड और लिक्विड हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी कि कंप्रेसिबल होते ही नहीं है ना, बिल्कुल नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। तो जब इनकी कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल है तो प्रेशर का इफेक्ट भी इनमें ना के बराबर होगा। जनरली हम ये कहते हैं कि जनरली कोई प्रेशर का इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा जब आप सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था टॉपिक जिसके अंदर हम 3 फैक्टर्स डिस्कस करते हैं दैट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दिस टॉपिक. I hope you like it. Please don't forget to subscribe my channel.